नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से वीडियो री एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और एक हिंदी की नई क्लास भी शुरू किए हुए हैं 1 मई से, जिस क्लास में वर्णमाला हमने समाप्त कर दिया है। तो जो लोग नए इस चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम फ्री हिंदी क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहाँ से आप चाहें तो जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास की एक खूबी है कि जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है उस चैप्टर के समाप्त होने के बाद उस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जो क्वेश्चन बनने लायक हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। ओके, तो कल हम लोग देख लेते वर्णमाला का 75 क्वेश्चन हम लोग देखे थे और उसमें हम बताए थे कि 75 क्वेश्चन और उसमें बाकी रह गया है, यानी कि टोटल वर्णमाला से देखा जाए तो 150 क्वेश्चन की सीरीज हमारे पास है। तो आज हम लोग का दूसरा दिन है। तो जो लोग वर्णमाला का पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं जिसमें 75 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कल का करा चुके हैं, तो वो लोग जाकर सबसे पहले वो भी वीडियो देख लें, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज देखते हैं कि 75 क्वेश्चन किस तरीके से हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 तक हम लोग पढ़ लिए थे कल और आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 76 से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य मतलब क्या होता है? मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। यानी कि इसमें से कौन ऐसा वर्ण है जिनका उच्चारण करते समय मूर्धा का प्रयोग नहीं किया जाता है। विकल्प में आपका दिया है ज, ट, ड और ठ। तो हमने इसके लिए ट्रिक बताया है आपको, मैं एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ कि जो लोग वर्णमाला का वीडियो नहीं देखे हैं तो लास्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें हमने एक ट्रिक के माध्यम से एक ट्रिक बताया है, जिस ट्रिक के माध्यम से आप चाहे कोई भी वर्ण का अगर उच्चारण स्थान आपको ज्ञात करना है तो बहुत ही आसानी से आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो उस ट्रिक में हम बताए थे कि जो आपका मूर्धा से बोला जाने वाला वर्ण होता है आपका ट, ठ, ड, ढ ये सब होता है, लेकिन आपका ज क्या होगा? ये नहीं होगा। ज किससे होगा? तो हम उसके लिए ट्रिक बताए थे इच्चु या सानम तालु, यानी कि ई च वर्ग में आपका ज भी आता है, तो ये सब तालु से बोला जाता है। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप ये किससे होता है? मूर्धा से होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से इसमें मूर्धन्य वर्ण नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, यानी कि ज आपका आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में अर्ध विपरीत स्वर है। निम्नलिखित में अर्ध विपरीत स्वर पूछा गया है, तो इसके लिए भी हमने ट्रिक बताया है, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो अर्ध विपरीत स्वर में बताए थे कि ए और ऐ आता है। क्या क्या? ए और ऐ आता है अर्ध विपरीत स्वर में। तो यही आपका पूछा गया, तो आपका विकल्प नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमने 4 बताया था, ठीक है, य, र, ल और व। तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो आपका ल क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसको कहा जाता है? ठीक है, तो क्लास के नोट्स में बताए थे कि विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं अगर पूछेगा तो अंग और अह को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहा जाता है। चलिए 79 हो गया। अब हम लोग 80 क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य मतलब क्या है? कंठ प्लस तालव्य, तालु दोनों से, ठीक है। ये कंठ तालव्य लिखा गया है, मतलब कि कंठ भी होना चाहिए और तालु का भी प्रयोग होना चाहिए। कौन ऐसा वर्ण है जिनका उच्चारण करेंगे तो कंठ प्लस तालु दोनों का प्रयोग किया जाएगा। विकल्प में है ई, आ, ओ और ए। तो आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो देखिए, इसके लिए तो इच्चु या सानम तालु हमने बताया था, आ में कंठ का प्रयोग बताया था, ठीक है। उदोतो बताया था हमने दूसरा, लेकिन ए हमने बताया था कि जो ए होता है ये कंठ प्लस तालु से होता है। ओके, तो विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं कि प्लुत स्वर कौन से होते हैं। तो प्लुत स्वर का एक ही हमने एग्जाम्पल ही बताया था कि अगर आपसे प्लुत स्वर पूछेगा जब भी तो आपसे ओम का ही एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर पूछा है, तो संयुक्त स्वर आप जानते हैं कि कौन से होते हैं, यानी कि 2 आपके जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? मिलते हैं तो संयुक्त स्वर बनता है। तो इसमें कौन ऐसे स्वर हैं जो 2 स्वरों के मेल से नहीं बना हुआ है, वही पूछा गया है। तो आप देखिए ए, ऐ, ओ और ओ, ये आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा आपका संयुक्त स्वर
नहीं है, ये पूछा गया है। तो आप इसका बताएंगे आंसर कौन सा सही होगा। तो देखिए अगर हम ऊ को देखें तो ये संयुक्त स्वर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ये ऊ है ये समान स्वर से मिलकर बना हुआ है, यानी कि जो ऊ है ये ऊ प्लस ऊ से ही मिलकर ये बनता है। लेकिन ए, आए और ओ ये समान स्वर से मिलकर नहीं बनते हैं। ये कह सकते हैं कि जो ये बड़ा ऊ है ये आपका सजातीय स्वर में आता है और ये तीनों आपके क्या होते हैं, विजातीय में आते हैं। ओके, और विजातीय जो है वही आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो आपका विकल्प नंबर क्या होगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? यूपी टेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? स आपका दंत्य है, च कंठ है, और ये जो आपका स है, ठीक है, ये तालव्य है, और ये जो आपका स है मूर्धन्य है। तो आपको इसे बताना है कि कौन सा आपका सही है 83 का। तो देखिए जो आपका स होता है ये दंत से यानी कि दांत से ही प्रयोग किया जाता है। बोलेंगे जब स का उच्चारण करेंगे तो दंत का यानी कि दांत का ही प्रयोग होगा। ये च ये गलत दिया है क्योंकि इच्चु या सानम तालु, च का क्या होता है आपका तालु से होता है। ये स का देखिए यहाँ पर दिया है, ये गलत दे दिया है, ये मूर्धन्य स होता है, तो यानी कि मूर्धा से प्रयोग होता है। और ये आपका ये तालवी सा होता है, यानी कि ये तालु का प्रयोग यहाँ पर होता है। तो आप देखेंगे इसका भी गलत हुए और ये भी गलत है, लेकिन ये स वाला क्या है, सही है। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दंत से। क्वेश्चन नंबर 84 है कि यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो हमने बताया था कि इस तरीके के जो भी आएंगे उसको हम द्वित्व कहेंगे। जैसे हमने बताया था कि दिल्ली लिखिए, दिल्ली, देखिए यहाँ पर दिल्ली हो गया, तो ल ये दोनों है आपका, ये दोनों व्यंजन के बीच में कोई भी स्वर नहीं है। तो इस तरीके से जो भी आएंगे शब्द, ये सब क्या कहलाएंगे, द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में ओष्ठीय वर्ण कौन सा है? ओष्ठीय मतलब क्या है, ओठ से, ओठ कहिए, ठीक है, ओठ कहिए या होठ कहिए, जो आपको समझ में आए उसको समझ सकते हैं। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करने पर ओठ का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आप बताएंगे 85 का क्या होगा। तो आप बताएंगे उपोष्ठ। उपोष्ठ मतलब कि ऊ और प वर्ग, जो भी आएगा ऊ आएगा, ठीक है, ऊ और प वर्ग, ये जितने भी होते हैं ये सब उपोष्ठ यानी कि ओठ से ही इनका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा? ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष और अघोष के लिए हमने ट्रिक बताया था, अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ज आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भाषा के बोलने में जो आरोह अवरोह का क्रम होता है उसे क्या कहेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए वीडियो 2018 में पूछा भी गया है। क्या है कि भाषा के बोलने में जो आरोह अवरोह का क्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, अनुतान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, मतलब पूछा गया कि जो आपका 4 विकल्प दिया गया है इनमें ऐसा आपको विकल्प चूज करना है जिसमें सभी महाप्राण है। तो हमने अल्प प्राण और महाप्राण दोनों के लिए हमने ट्रिक भी बताया था, जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे। ठीक है, तो हमने अल्प प्राण के लिए देखिए बताया था कि जो आपका अल्प प्राण का होता है, देखिए यहाँ पे बता देते हैं। अल्प प्राण के लिए 135 याद रखने के लिए बोले थे, और महाप्राण के लिए हमने 24 बताया था। इसका मतलब क्या होता है, 135 मतलब कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये अल्प प्राण में होगा। और महाप्राण का 24 का मतलब होता है कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा आपका महाप्राण होता है। तो यहाँ पर सभी महाप्राण ही पूछा गया है। तो देखिए अगर दूसरा देखें हम यहाँ पर, तो ख भी आपका दूसरा है, पहला वर्ग का, दूसरा वर्ग का आपका छ भी दूसरा है, और ये ट वर्ग में भी दूसरा है, यानी कि विकल्प नंबर ए ही क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेट JRF 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए भाषा निर्माण की इकाइयों के अनुसार अगर देखेंगे तो सबसे आपका छोटा है क्या चीज़ है, ध्वनि है। ध्वनि के बाद से क्या बनता है, शब्द, शब्द के बाद से पद, पद के बाद से क्या बनता है, वाक्य बनता है। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद से मतलब सबसे छोटा ध्वनि होता है, ध्वनि से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा पद, पद के बाद से वाक्य होगा, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या है कि शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर, ध्यान दीजिएगा, जो बल पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं।
क्या कर रहा है कि शब्द जब आप बोलेंगे, ध्यान से समझिए, शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर, यानी कि जब शब्द बोलेंगे तो अक्षर विशेष पर, तथा वाक्य बोलते समय जब वाक्य बोलेंगे तो शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा, उसे हम बालाघात कहते हैं। क्या कहते हैं? बालाघात कहते हैं। देखिए ये भी यूपी ट्रिपल 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में द्वितीय व्यंजन वाला शब्द है। अभी हम ऊपर भी बताए कि द्वितीय वाला व्यंजन पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, अड्डा। देखिए ड ड ये इनके, ये जो दोनों हैं इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर बताया था, इसका एग्जाम्पल दिल्ली लिख के बताया था, दिल्ली बताया था, दिल्ली, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए अड्डा लिखा है, ये आपका द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। ओके, री को छोड़कर, अगला क्वेश्चन है कि री को छोड़कर अंग तथा अह के साथ सब स्वरों में परस्पर मिलाप को क्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर विकल्प दिया है 4, स्वराघात, 12 खड़ी, अनुतान और कंठ तालव्य। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 खड़ी। 12 खड़ी मतलब क्या है? ये इसको ककहरा भी बोलते हैं, जैसे क का की कू होता है ना, ख खा खी, इस तरीके से हमने नोट्स में इसको बताया भी है। तो ये आपके 12 खड़ी कहलाते हैं, ठीक है। री को छोड़कर अंग और अह के साथ सब स्वरों में परस्पर मिलाप को क्या कहते हैं? 12 खड़ी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियाँ, क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। तो महाप्राण के लिए देखिए, अल्प प्राण के लिए हमने 135 बताया है अल्प प्राण के लिए, और महाप्राण के लिए हमने 24 बताया है, यानी कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा देख लीजिए, यहाँ पर विकल्प नंबर सी में आपका है दूसरा और चौथा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें क्या होगा? घोष में र भी आपका घोष में ही आता है, ल भी आता है, ड भी आता है, लेकिन त आपका घोष नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका 94 के बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। जो वर्ण है ये शब्द का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? मतलब कि वर्ण का सीधा सीधा समझ सकते हैं कि क्या अर्थ नहीं हो सकता है? रंग, आकाश, जाति और अक्षर, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया, तो देखिए वर्ण का मतलब रंग भी होता है, वर्ण का मतलब जाति को भी एक दर्शाता है, और वर्ण का मतलब एक अक्षर को भी आप ये प्रदर्शित करता है, लेकिन ये आकाश का अर्थ नहीं होता है। मतलब कि जो वर्ण शब्द है इसका जो अर्थ है आकाश नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का कौन सा होगा? विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला आगे क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ का वर्ण विच्छेद करना है आपको। यहाँ पर किसका? दीर्घ का वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा? यहाँ पर द है तो इस तरीके से लिखा गया है, दीर्घ लिखा गया है ना। तो द में सबसे पहले आधा द लिखेंगे, उसके से ये री है तो उसके लिए हम री लगाएंगे। ग है तो ग लिख दिया, हलंत लगा दिया, और इसमें ग में अ छिपा हुआ है। तो यानी कि विकल्प नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि हाफ द प्लस उसमें री लगेगा, फिर ग हाफ प्लस क्या? अ, यही आपका हो जाएगा दीर्घ का वर्ण विच्छेद। विकल्प नंबर ए आपका क्या है? सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? यहाँ पर देखिए वही जो ऊपर था 12 खड़ी वाला वही आपके सामने दिखाई दे रहा है। कंग, कह, क, का, की, कू, के, कै, को, कौ, ठीक है। निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो इनको हम क्या कहते हैं? 97 में क्या हो जाएगा? 12 खड़ी कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? 12 खड़ी कहा जाता है। चलिए आगे 98 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष है। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा अघोष है? तो घोष अघोष मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर वीडियो वर्णमाला का नहीं देखें जो हम पढ़ा चुके हैं तो आप लोग एक बार जरूर देखिए। उसमें आपका घोष, अघोष, सघोष, ठीक है, जो भी होता है, अल्प प्राण, महाप्राण, और उसके बाद से जितना आपके उच्चारण का स्थान पर जितने भी बोले जाते हैं वर्ण, सारे के लिए हमने एक ट्रिक बताया है। आप देखिए एक बार वीडियो जाकर, वहाँ से आपको एक ही वीडियो में आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, तो 98 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें अघोष वर्ण है। तो देखिए ख है, च और ट, ठ, ठीक है। तो ये पूछा गया कि कौन से इसमें अघोष है। तो अघोष के लिए ट्रिक क्या होता है? अघोष के लिए 1 और 2 होता है। 1 और 2 यानी कि 12 होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो ये दूसरा भी है, पहला है, ये दूसरा, यानी कि ये सब तीनों है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके, पूछा गया कि स ध्वनि का उच्चारण किया। तो देखिए इसको याद नहीं करना, इसलिए तो ऐसे तो हम बता रहे हैं कि इच्चु यसानम तालो। ये जो स है इसको हम कहीं कहीं क्या बोलते हैं?
इसको क्या बोला जाता है? तालवी सा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तालवी सा भी बोला जाता है इसको। तो कहीं कहीं अगर उच्चारण का स्थान पर इसको अगर पूछता है तो हम क्या बताएंगे? तालु ही बताएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि स्वध्वनि का उच्चारण ही पूछा गया है, लेकिन विकल्प देने का दूसरा तरीका है दंत मूर्धा। तो दंत मूर्धा होगा नहीं, कंठ से होगा नहीं, यानी कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी ये कहलाते हैं। कौन? तालवी से। यानी अगर यहाँ पर अगर तालु भी दिया होता तो उसको भी हम लगाते, लेकिन नहीं दिया है तो स्पर्श संघर्षी भी ये कहलाते हैं। आगे 99 हो गया। अब 100 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से, कंठ और तालु यानी कि दोनों होना चाहिए, कंठ भी होना चाहिए प्लस तालु से, यानी कंठ तालु भी होना चाहिए। ये चकबंदी लेखपाल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताएंगे कि कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ तालु से होता है। तो इसमें विकल्प में आपका दिया है ओ, ऐ, ह और छ। ठीक, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से इच्चु स्थानम से काट दीजिए, अकु विसर्जनीय से काट दीजिए, ये उपोष्ट इसको हटा दिए, बचेगा क्या? आय। आय जब बोलेंगे तो क्या होगा? कंठ प्लस तालु से इसका उच्चारण निकलेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 101 पर पहुँच गए हम लोग। इया का उच्चारण स्थान पूछा है, इया का, इच्चु यसानम तालु। जैसे आप ट्रिक अगर आपके दिमाग में याद होगा तो आप तुरंत बता देंगे। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर आपका इच्चु यसानम तालु नहीं दिया। तो हमने बताया था कि हर वर्ग का, ध्यान रखिएगा, हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, ठीक है, उनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है उसको हम पंचमाक्षर कहते हैं, और उनका जो उच्चारण स्थान होता है नासिक के भी होता है। ये नासिक के, अगर नासिक के नहीं दिया होता, इच्चु यसानम तालु अगर दिया होता तभी होता, लेकिन नहीं दिया तो यहाँ पर नासिक भी, यानी कि किसी भी पांचों वर्ग के जो पांचवा वर्ण होते हैं, ठीक है, पांचवा जो वर्ण होते हैं उनको हम नासिक के वर्ण, मतलब कि जो उसका उच्चारण होता है नाक से भी होता है, इसलिए उनको हम नासिक वर्ण भी कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें र व्यंजन नहीं है। जैसे विकल्प नंबर ए आपका है मात्र, मूर्धा, ओके, उसके बाद से क्रम और मातृभूमि। तो इसमें पूछा गया कि र व्यंजन नहीं है। तो देखेंगे आप यहाँ पर मात्र में तो है, ये है, मूर्धा में भी है, क्रम में सही दिखाई दे रहा है, लेकिन मातृभूमि में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है ना। ये री का ही प्रयोग है, ये बड़ाओं का है, छोटी के नहीं है। ठीक है, क्रम में र है, ये मूर्धा में ये आपका देख ही रहे हैं, और मात्र में त्र जानते ही है कि र से मिलकर बना होता है। तो इसलिए आपका विकल्प नंबर डी क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ का उच्चारण किससे होता है? तो उपोष्ठ, उपोष्ठ के लिए हमने क्या बताया ट्रिक? उपोष्ठ यानी कि उ प वर्ग, ये सब किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। ओठ का इनका उच्चारण जो स्थान होता है किससे होता है? ओठ से होता है। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए पूछा गया वीडियो 2018 के पेपर में। ठीक है, पूछा गया कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो जो लोग क्लास किए होंगे जानते होंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए विकल्प दिया कि शब्द समूह को, उसके बाद से वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द गणना को और वर्णों के संकलन को। तो जैसे आप लोग क्लास किए होंगे तो पहला हेडिंग ही लिखाया गया होगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105। स, 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 ह निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है? ये भी वीडियो 2018 में पूछा गया है। तो जो ये स, स मतलब कि तीनों स और ह ये जो है कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो इनको हम बताएंगे क्या चीज़? संघर्षी। क्या है ये? संघर्षी। याद आ गया आपको? नहीं याद आया? आपका आंसर क्या हो गया? सही हो गया। संघर्षी व्यंजन इनको कहा जाता है। किसको? स, स, स और ह को। अगर उष्म व्यंजन कहता तभी क्या होता है? इसका आंसर सही होता है, लेकिन उष्म न देकर संघर्षी दिया तो ये भी क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के भेद पूछा गया है 10, 11, 2 और 3। तो हमने बताया था कि वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 107। ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। ह्रस्व स्वर का उदाहरण है, तो ह्रस्व स्वर में क्या आता है? आप लोग जानते हैं अ, आ, ई, उ और ई, यानी विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। 107 का विकल्प नंबर डी। भाषा की दृष्टि से उ जो आपका बड़ा उ है किस प्रकार का स्वर है? ये जूनियर स्टैंड 2016 में पूछा गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर और आपका यहाँ पर
सॉरी यहाँ पर देखिए अग्र स्वर नहीं लिखल, अग्र विवृत, यानी कि अग्र भी होना चाहिए, विवृत भी होना चाहिए, पश्य भी होना चाहिए, संवृत भी होना चाहिए, और पश्य निवृत होना चाहिए, अग्र संवृत होना चाहिए। ओके, इस तरीके से आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा 108 का? तो ये जो आपका ऊ होता है ये आपका पश्य में आता है, पश्य संवृत में आता है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया था, देखिए यहाँ पर एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये आपका जीव है, जीव का मान लीजिए अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्य स्वर, इस तरीके से 3 होता है। ये अग्र स्वर है, मध्य स्वर, ये पश्य स्वर है। तो मध्य वाले में तो याद कर लेना है केवल अ आपका आता है। ओके, हम बताए थे कि अ आपको केवल याद करना है। इसके बाद से आपको जो पश्य स्वर में दिखाई देंगे, इसमें जो 3 के आकार से जितने भी बने होंगे, 3 के ये जो 3 डिजिट देख रहे हैं, इसके जैसा अगर जितने भी बने होंगे वो सब आपके किस में आएंगे? पश्य में आएंगे। और बाकी इनको छोड़कर किस में आ जाएंगे आपके? जैसे ई, ए, ये जितने भी हैं ई, ए, आई, ये सब अग्र में आएंगे। तो चूंकि यहाँ पर दिया है क्या चीज़? ऊ, तो ये किस में आएगा? पश्य में आएगा, तो इसलिए पश्य, और ये संवृत भी है, तो इसलिए विकल्प नंबर बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है कि स्र वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? ठीक है, तो ये जो स्र है ये जानते हैं कि ये वाला स है और प्लस क्या है? र है, इससे ही मिलकर बना हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 109 हो गया, 109 और 110। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से सजातीय स्वर, देखिए फिर आगे यहाँ पर सजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर का मतलब होता है कि एक ही स्वर से जिनका निर्माण होता है, सेम एक समान स्वर से, उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका आंसर विकल्प में दिया ई, आ, ओ और ए। तो देखिए तो ये तो दोनों मिलते नहीं हैं, ये तो विजातीय है। ऐसे ही ई दिया है तो ई में आपका ये क्या दे दिया है? छोटी ई दे दिया। अगर बड़ी ई दिया होता तो समझ में आता, लेकिन ये आ आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अ प्लस अ मिलाकर ही क्या बनता है? आ बनता है। ओके, तो 110 का विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है? क्वेश्चन नंबर 111 है कि प्रकंपी वर्ण कौन से होते हैं? तो हमने बताया था एक आपको होता है लुंठित होता है, एक आपका क्या होता है? प्रकंपित होता है। ठीक है, प्रकंपित भी यहाँ पर कहीं कहीं लिख कर आता है। तो आपने बताया था कि जब प से शुरू होगा तो इसके लिए हम र बताएंगे। ओके, चलिए, तो इसका विकल्प नंबर 111 का बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्वर कौन से है? तो प्राकृतिक स्वर में हमने बताया था अ, ई और उ, यानी कि उपयोग तो क्या हो जाएगा? सभी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 112 का डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वाय से रगड़ खाकर कांपती है, उसे हम क्या कहते हैं? लुंठित, महाप्राण, पार्श्व और उष्म। क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है कि जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की जो नोक है वाय से रगड़ खाकर कांपती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर होगा क्या चीज़? लुंठित। उन्हें हम क्या कहेंगे? लुंठित कहेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला देखते हैं। व्यंजनों के नीचे जो एक छोटी तिरछी लकीर दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे आपने ये क को तोड़ेंगे तो क हलंत अब प्लस अ, तो यही कह रहा है कि जो भी व्यंजन होगा उसके नीचे तिरछी जो हल्की निशान दिखाई देता है, इसी को हम क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं, हलंत उसको बोलते हैं। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में स्पर्श संघर्षी स्वर है, स्पर्श संघर्षी स्वर पूछा गया है कि कौन सा है? तो आपका स्पर्श संघर्षी स्वर नोट्स में भी हम बताए हैं कि ई आपके क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से द्विमात्रिक स्वर कौन से हैं? यूपी PCS 2016 में पूछा गया, द्विमात्रिक स्वर पूछा गया कि कौन से हैं? द्विमात्रिक स्वर कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे यहाँ पर दिया है ई, यानी कि बड़ी ई, आ और ओ, तो ये सब में 2 मात्रा का प्रयोग है। द्विमात्रिक मतलब क्या? 2 मात्रा। इनको क्या कहते हैं? द्विमात्रिक मतलब यही होता है ना कि जिसमें 2 मात्रा का प्रयोग, जैसे ई में बड़ी ई, ठीक है, आ के लिए 2 मात्रा का प्रयोग होता है और औ के लिए भी 2 मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे हम लोग देख देते हैं। विकल्प नंबर आपका क्या होगा? डी सही हो जाएगा। 117 है कि जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो अभी हमने पीछे ही बताया था कि जीवा के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कि हिंदी में लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? स्टेनोग्राफर 2014 में पूछा गया कि हिंदी में लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? तो जब भी आपसे लेखन के आधार पर पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे? 52, यानी कि 52 बताएंगे। और वर्ण 52, 51, 46, ठीक है, और 45 इस तरीके से है। तो कौन कौन किसके अनुसार हमने पीछे बता चुके हैं। ओके, वीडियो में
तो क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे कि आषाढ़ शब्द में किस व्यंजन का प्रयोग हुआ है। आषाढ़ शब्द में किस व्यंजन का प्रयोग हुआ है, जूनियर इंजीनियर 2016 में पूछा गया है। विकल्प नंबर पहला है कि संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्वितीय व्यंजन और अयोगवाह व्यंजन। आषाढ़ में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका देख रहे हैं ये आपका द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। 120 अनुस्वार किसका कार्य करता है। लोअर पीसीएस में पूछा गया है 2019 में। अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार, तो अनुस्वार आपका किसका कार्य करता है, तो जो भी पंचम, हर वर्ग का जो पंचम वर्ण होते हैं वही आपके अनुस्वार के काम में आते हैं। ओके, 121 है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध को क्या कहा जाता है। जो लिपि होता है उसके क्रमबद्ध चिन्हों के जो क्रमबद्ध होता है उसको क्या कहते हैं। कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 121 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्रमबद्ध समूह का आप कह सकते हैं कि वर्णमाला कहा जाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 122 पर। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है देख लेते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उन्हें क्या कहते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में हो न व्यंजन में उन्हें क्या कहते हैं। ये आपसे हम बताए थे कि जो आपके अयोगवाह होते हैं ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। और अयोगवाह कौन होते हैं, अंग और अह यही होते हैं। ओके, तो 123 नंबर देखते हैं कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है। राज्य मंडी परिषद 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर आपके जो व्यंजन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ओके, ये सब पढ़ा चुके हैं, नोट्स में सारी चीज़ें बताई गई है। 124 है कि निम्न इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है पूछा गया। तो देखिए कंठ ध्वनि होती है, मूर्धा भी देखे हैं, दंट भी देखे हैं, लेकिन ग्रीवा ध्वनि नहीं होती है। इसलिए आपका विकल्प नंबर 1 क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। राज्य मंडी भी पूछा गया 2019 में। विसर्ग से बना शब्द कौन है। निह, स्प्री, अध, यहाँ पर देख रहे होंगे विस्मादि उधर का चिन्ह, द्वितीय यहाँ पर थोड़ा सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 125 का। कहेंगे कि सर विकल्प नंबर ए सही होगा। यहीं आपका विसर्ग तो यही होते हैं ना, तो इसी में प्रयोग किया गया है। ओके, 126 है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो दीर्घ स्वर से भी अधिक अगर समय लगेगा तो होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व से ज़्यादा दीर्घ, दीर्घ से भी ज़्यादा किसमें, प्लुत में। तो 126 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। ओके, प्लुत में क्या आता है, ओम आता है, जैसे बोलते हैं ना ओम, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 127 देख लेते हैं कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो उसको कहेंगे कि वर्ण विच्छेद। जैसे हमने अभी पीछे बताया था, इसे क्रम को तोड़ा गया था, वही चीज़ है। ठीक है, जिस तरीके से हम एक ले लेते हैं व्यंजन, यहाँ पर जैसे हमने क लिख लिया। ओके, यहाँ पर क लिख लिया, क को तोड़ेंगे तो क प्लस अ, देख रहे हैं ना। तो यही आपके क्या कहलाते हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्ण विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है कि निम्नलिखित में दंत्य वर्ण कौन सा है। दंत्य वर्ण स्टेनो में पूछा गया 2019 में, दंत से। तो दंत के लिए हमने बताया था ये 100 आपका क्या हो जाएगा, दंत से ही प्रयोग होगा। 128 का ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर नहीं है, और वीडियो 2018 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, मूल दीर्घ स्वर नहीं होना चाहिए। दीर्घ स्वर तो आप जानते हैं कि ये चारों हैं, आ भी है, ठीक है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है और ओ है। लेकिन ये पूछा गया है कि कौन इसमें एक ऐसा है जो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ओ जो है अलग अलग स्वर से मिलकर बना है, लेकिन जो आ है समान स्वर से, यानी कि इसको सजातीय स्वर भी कहते हैं। ओके, तो आपका ओ आंसर इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है कि निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर पूछा गया है कि कौन सा है, और युवा कल्याण परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 130 का कौन सा सही हो जाएगा, आ आपका सही हो जाएगा, यही आपका दीर्घ स्वर है। ओके, मध्य स्वर पूछा गया है, तो मध्य स्वर में केवल एक ही आता है, हमने बताया था कि अ आता है। ये जूनियर इंजीनियर में पूछा गया है। 131 हो गया, हम लोग चलते हैं 132 है कि र पर नीचे देखिए हलंत लगाई, इस तरीके से लिखे है, र यानी कि आधा र और प्लस का रूप है। जूनियर इंजीनियर ये भी 2016 में पूछा गया है। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा,
हाफ र और प्लस म को आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में छोटा है, सुने ना कि देखने में छोटा न लगे घाव करे गंभीर, वही चीज़ है यहाँ पर। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देंगे, जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, ये आपका हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इस तरीके से आपका होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद करना है। उद्यान का सही आपका क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है उद्यान का। तो देखिए ऊ को तोड़ेंगे तो सबसे पहले आप क्या होगा, ये आपका ऊ होगा। फिर ये जो उद्यान देख रहे हैं तो ये किससे बना है, हाफ द, फिर उसके बाद क्या होगा, य भी हाफ लगा देंगे और आ की मात्रा लगा देंगे, और नौ है, नौ में हलंत और प्लस अ। अब यही देख लेंगे किस में है, उ द य आ ना, यानी विकल्प नंबर सी आपका क्या है, सही है। ओके, 133 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या अगर पूछता है तो कितना बताएंगे हम, 33 बता देंगे। संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, ठीक है। तो जो लोग नोट्स में पढ़े होंगे तो सब लोग जानते होंगे कि जो आपका ये ज्ञ है किससे बनता है। तो 135 का क्या हो जाएगा, ज प्लस यहाँ से। ओके, सामान्यतः रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए फिर से आपके सामने यहाँ पर एक मतलब कि कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आ गया। सामान्यतः रूप से स्वरों की संख्या पूछा गया कि कितनी होती है। तो जब भी आपसे सामान्यतः पूछेगा तब क्या बताएंगे, समानता या मूलतः पूछेगा तो स्वरों की संख्या 13 बताएंगे। और इस तरीके से अगर पूछता है कि स्वरों की संख्या तो 11 बताएंगे। और अगर आपसे पूछ लिया कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब आपको क्या बताना है, 10 बताना है। ओके, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए वही क्वेश्चन फिर जो हमने बताया अभी फिर वही आपके सामने आ गया कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो जो मूल स्वर आपके होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। 137 का कौन सा सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में पश्च स्वर कौन है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो पश्च स्वर का हमने बताया था कि ये जो 3 देख रहे हैं इसके अनुसार जो भी लिखा गया होगा वही आपके क्या कहलाएंगे, पश्च स्वर कहलाएंगे। ठीक है, केवल किसको छोड़कर, अ को छोड़कर। तो अ नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ए भी नहीं होता, ये आगत वाला आ हो जाएगा। ओके, स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछा गया कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपका, तो कहेंगे जी 25। उच्चारण के आधार पर अगर पूछता है तो 27, लेकिन केवल ऐसे ही पूछा है तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो जाएगी। दंतोष्टीय व्यंजन को दंत प्लस ओष्ठ का प्रयोग जिसमें किया गया है उस पूछा गया कि कौन सा व्यंजन है इसमें। तो 140 का कौन सा होगा, वह हो जाएगा। वह को बोलेंगे तो वह दांत प्लस ओष्ठ का इसमें उच्चारण होता है। ओके, 141 से आप देखेंगे यहाँ पर ये जो दिया गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में किस वर्ग में आएंगे, ये सब पूछा गया कि किस वर्ग में आएंगे। 141 क्वेश्चन नंबर। तो ये जितने भी होते हैं ये सब किस में आते हैं, मूर्धा में आते हैं। किस में आते हैं, मूर्धा में आते हैं, क्योंकि मूर्धा का हमने ठीक बताया है। क्या बताया, ऋतुसाणम मूर्धा, ऋतुसाणम मूर्धा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिर जाती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिर जाती है, ऐसे जितने भी आपके वर्ण होते हैं उन क्या कहलाते हैं, उत्क्षिप्त कहलाते हैं। कौन, उत्क्षिप्त, अड़ और ढ। ओके, जिनके नीचे बिंदु लगा रहता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर। हम लोग चलते हैं 143 पर। देखिए वीडियो लंबी हो रही है लेकिन इसको आप समाप्त करना है। 143 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है। महाप्राण, तो अल्प प्राण के लिए 135, महाप्राण के लिए 24। तो देख लीजिए दूसरा चौथा प्रत्येक वर्ग में कौन सा है, तो च छ ज। देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा इसमें 143 में। तो आप बताएंगे कि 143 में इनमें तो कोई नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपका स होता है। क्यों, क्योंकि उसमें आता है आपके उसमें व्यंजन भी आते हैं। ओके, 144 के निम्नलिखित में कौन सघोष वर्ण है। सघोष वर्ण देखिए वन रक्षक में पूछा गया 2018 में। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, सघोष में ई आता है। ओके, किन वर्णों के बीच की कड़ी, देखिए पूछा जा रहा है कि इसमें से 4 विकल्प दिया गया और कह रहे हैं कि किन वर्णों के बीच की कड़ी कहा जाता है। इनके बीच में क्या कहता है, कड़ी कहा जाता है। तो 145 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा असंगत। असंगत व्यंजन जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं के बीच को ही क्या होता है, कड़ी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन 146 है कि मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, विपरीत, सम्मिलित, ठीक है, अर्थ विपरीत और विपरीत। ये है 147 है कि निम्नलिखित में से विजातीय स्वर है। विजातीय स्वर मतलब क्या, जो अलग अलग स्वर से मिलकर बने होते हैं वही विजातीय स्वर कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये आपके विजातीय है। ओके, 148 है कि जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड के द्वारा हुआ हो उसे क्या कहते हैं। जिन स्वरों का निर्माण 2 खंडों से हुआ है उन्हें क्या कहेंगे 148 का, तो आप बताएंगे संधि स्वर कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 149 है कि निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है। वृत्तमुखी स्वर है मतलब क्या है,
कौन ऐसा स्वर है जिसको बोलेंगे तो आपका जो ओठ है वो वृत्त के समान यानी कि गोल आपका बन जाएगा। तो 149 का आपको विकल्प बताना कि कौन सा सही होगा। तो जैसे आप ऊ बोलेंगे ना, ऊ, तो आपका क्या होगा, जो ओठ है गोल हो जाएगा यानी कि वृत्त के समान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है यहाँ पर कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। उच्चारण के आधार पर, तो हमने बताया था नोट्स में कि 8 प्रकार यानी कि 8 वर्गों में बांटा गया है। ओके, और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। तो ये आपका वर्णमाला आज समाप्त हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी इसमें दिया गया है। और ये PDF यदि आपको चाहिए, इसका PDF यदि आपको चाहिए तो आप इसके लिए करेंगे क्या कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम दिया है। क्या दिया है, टेलीग्राम दिया। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर ले, वहाँ पर हम इस वीडियो को सेंड कर देंगे। ओके, और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और दूसरे यहाँ यानी कि अपने मित्र दोस्त यार के यहाँ इसको शेयर भी कीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।